हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आज हमारी क्लास है एक्सियल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की पार्ट 2, जिसमें हम लोग एसएससी के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, हम आपको बता देते हैं कि इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं कि जितने भी आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आपका एक्सियल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आपका चल रहा है, तो अब इसमें होगा क्या कि अब आपको जो है अपना बेसिक तो यहाँ से क्लियर कर रहे हैं कि हाँ, हमारा ये एसएससी के क्वेश्चन हमें लग रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ईएससी के पीवाईक्यू भी यहाँ पे करेंगे। ठीक है, जैसे ही ये टॉपिक कवर होगा एसएससी का प्रीवियस ईयर से, वैसे ही हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि अगर आपका लेवल बढ़ता भी है तो इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ पाएगा। यहाँ पे कौन से कंसेप्ट हैं, क्या आप उनको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो उनको भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आज का हमारा जो टारगेट रहेगा, एसएससी जी प्रीवियस ईयर और ईएससी प्रीवियस ईयर, इन दोनों को हमको करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले भी हमारी कई वीडियो हो चुकी है, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपका उसको फ़ायदा होने वाला है। बाकी आप सब लोग कमेंट में बता सकते हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तब भी आप वहाँ डाल सकते हैं कि प्रोफेशन के रिलेटेड या कुछ और बातें, तो आपके साथ शेयर की जाएंगी, बताई जाएंगी। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी 2024। और हाँ, कल का कमेंट था क्यूट बेबी का कि आप एसएफडी बीएमडी करा दीजिए। मेरे भाई कराएंगे। अब अगर स्ट्रेंथ ऑफ मेटल शुरू हुआ है तो हमारा पहला टॉपिक चल रहा है एक्सियल स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ, उसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो एसएफडी बीएमडी रहेगा। और ये भी कराएंगे जो आपके 2023 में, ये भी कराएंगे एक्सियल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से क्या कोई क्वेश्चन आया था। हाँ, ये समझ लीजिए 2023 के पेपर में, 2023 का जो ही एसएससी प्रीवियस पेपर हुआ था, एक्सियल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से कोई भी क्वेश्चन नहीं बना था। ओनली शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से बना था, एसएफडी बीएमडी से आपका। ठीक है, तो हम लोग आगे मूव करते हैं और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, देखिएगा कि रोड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन A and length L defined by delta when subjected to normal force P यंग मॉडुलस। ये ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपका एक डिफॉर्म नॉर्मल क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म का सेक्शन का कोई एरिया है जिसकी लेंथ L रखी है, और यहाँ पे अगर आपको नॉर्मल फोर्स P लगा दिया जाए तो इसकी वजह से कितना आपकी बॉडी में, कितना इसमें डिफ्लेक्शन या डिफॉर्मेशन आपका होने वाला है, वो आपको बताना है इस डेल्टा की वैल्यू को। तो आपने सभी ने पढ़ा होगा कि डेल्टा जो इस केस में होता है वो आपका पी एल डिवाइड बाई ए बाई ई होता है। अगर हम लोग यहाँ पर ई के स्थान पर डेल्टा को रख देंगे तो क्या हो जाएगा, पी एल डिवाइड बाई ए इंटू डेल्टा, मतलब ई का निकालेंगे फार्मूला, तो ई इक्वल टू पी एल अपॉन ए बाई डेल्टा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो यहाँ पे सी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, ऑप्शन सी आपको यहाँ पे जो होगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सत्य है। कह रहा है द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल द ब्रेकिंग और रप्चर टेकन प्लेस इन नॉन हार्डनेस। ये तो महापाप वाली बात कह दी है, गलत है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी आपका फ्रैक्चर पॉइंट तक होता है, अगर हम लोग यहाँ पे बनाए डायग्राम, ठीक है, तो इस फ्रैक्चर, यहाँ जो फ्रैक्चर पॉइंट होता है, यहाँ तक जो एनर्जी एब्जॉर्व करता है उसको तो हम लोग टफनेस के नाम से जानते हैं, टफनेस के नाम से जानते हैं। और ये कह रहा है कि आपका हार्डनेस, तो हार्डनेस नहीं हो सकता, वो क्या होता है, टफनेस होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आप बनाओगे तो जो फ्रैक्चर पॉइंट यहाँ पे आपका आता है, और फ्रैक्चर पॉइंट तक जो मटेरियल आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है उसी को हम लोग टफनेस कहते हैं, हार्डनेस नहीं कहते मेरे भाई, ये गलत बात है। द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल द ब्रेकिंग आर रप्चर टेकन प्लेस नोन एज द टफनेस। हाँ, ये सही है, ये सही हो सकता है। अभी आगे पढ़ लेते हैं। पर द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल द ब्रेकिंग आर रप्चर टेकन प्लेस नोन एज बिटलनेस, बिटलनेस ये नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो भी आपका है वो आपका बहुमूल उत्तर होगा, और आपका यही आपका गलत आंसर रहने वाला है। यहाँ पे टफनेस की बात चली है तो आपको बता दूँ रेजिलियंस भी यही पर होता है। रेजिलियंस क्या होता है कि अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर, ये आपका जो ऐसे बनता है, ठीक है, तो ये इलास्टिक लिमिट तक जो आपका मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कहते हैं। ठीक है, और लोड डिफॉर्मेशन कर्व पर जो आपका एनर्जी स्टैटिक लिमिट तक एब्जॉर्ब होती है उसको हम लोग रेजिलियंस कहते हैं। ठीक है,
दोनों में ये आपका लोड डिफॉर्मेशन कर्व पे होता है और ये आपका स्ट्रेस डिफॉर्मेशन कर्व पे होता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। ठीक, ये बात आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सत्य है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, अभी आपने देखा ये हमारा माइल स्केल का अगर हम लोग घर बनाते हैं तो यहाँ से ए तक लीनियर होता है, जस्ट उसकी ऐसे थोड़ा प्रोपोर्शनलिटी और फिर आपका जो है ऐसे करते हुए ये ऐसे चला जाता है। तो मतलब अगर हम यहाँ पे आपको दिखाएं, ये आपका मान लीजिए लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ये आपका इलास्टिक लिमिट है, ये आपका अपर यील्ड पॉइंट है, ये आपका लोअर यील्ड पॉइंट है, ये आपका प्लास्टिक रीजन है, ये आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये आपका फ्रैक्चर पॉइंट है। तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या डिपेंड करती एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे? नहीं मेरे भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे आपके लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड नहीं करती है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड अप टू टाइप ऑफ लोडिंग, आप कैसे लोडिंग लगा रहे हो, क्या उसके ऊपर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आपकी डिपेंड करती है। ठीक है, आप कैसे लोडिंग लगा रहे हो क्या उसके ऊपर डिपेंड करती है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ मटेरियल, क्या टाइप ऑफ मटेरियल पे आपकी डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये आपके जो है ऑप्शन डी आपका है ऑल ऑप्शन करेक्ट। तो यहाँ पे आपके लोडिंग पे भी डिपेंड नहीं करती है, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या होगी, मटेरियल पे डिपेंड करती है। जैसे कि मान लीजिए माइल्ड स्टील कर्व है, तो हो सकता है ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इसकी यहाँ पे जा रही है, ठीक है, और उसका इलास्टिक लिमिट यहाँ है। तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आपके जो आपका मटेरियल होता है वो आपके मटेरियल पे आपका डिपेंड करता है। ठीक है, तो सी आपका जो है आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है कि ए बीम कंपोज ऑफ मोर देन वन मटेरियल रिजिडली कनेक्टेड टुगेदर सो एज टू बिहेव एज वन पीस आर नोन एज। तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे बीम क्या है, मान लीजिए आपका ये बीम है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका मान लीजिए आपका कापर है, ये आपका स्टील है, इन दोनों को हम लोग फिक्स्ड ऐसे कर दें तो ये एक प्रकार के कंपोजिट बीम के तरीके से काम करता है। तो डी आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है, डी आपका हो जाएगा कंपोजिट बीम आपका रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है पॉइजन रेशियो जो म्यू आपका होता है डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। ठीक है, पॉइजन रेशियो आपका क्या होता है, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्सियल स्ट्रेस टू ट्रेवर्स स्ट्रेन, एक्सियल स्ट्रेन टू शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन टू एक्सियल स्ट्रेन, नन ऑफ दिस। तो आपने पढ़ा था कि जो पॉइजन रेशियो होता है वो आपका होता है लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाई के लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका ये एक रॉड, इसकी लंबाई एल है और डायमीटर अगर इसका डी है, तो अगर हम लोग यहाँ पे टेंसाइल लोड लगाते हैं तो इसकी कुछ लंबाई में चेंज होता है, इसकी कुछ लंबाई में चेंज हो जाता है और इसकी जो डेल्टा डी है उसकी साइड से कम हो जाती है। लंबाई तो बढ़ जाएगी पर इसका साइड से क्या, डेल्टा डी कम हो जाएगा। तो ये होता है लेटरल में कितना स्ट्रेन हुआ। अगर हम लोग इस सिलेंडर के लिए लिखना चाहें तो लिखते हैं डेल्टा डी डिवाइड बाई डेल्टा एल डिवाइड बाई एल। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन एक क्या दिख रहा है, नॉन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो होगा राइट आंसर वो होगा नॉन ऑफ दीज। ठीक, पॉइजन रेशियो बहुत से डिफरेंट मेटेरियल के लिए पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कार के लिए पूछा गया है तो कार के लिए 0 होता है, रबर के लिए पूछा जाता है 0.45 से 0.5 के बीच में होता है। वैसे जो म्यू आपका होता है उसकी जो इंजीनियरिंग मटेरियल जितने भी होते हैं 0 से लेकर के 0.5 के बीच में लाई करते हैं। मोस्ट ऑफ द मटेरियल के लिए आपका ये वैल्यू रहने वाली है। कंक्रीट के लिए पूछे 0.1 से 0.2 के बीच में होती है। अभी किसी हाल फिलहाल में एग्जाम में पूछा गया था ब्रास के लिए कितना होता है, ब्रास के लिए 0.33 होता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। अगला क्वेश्चन है एमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाइड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इनमें से कौन सी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आपको बताना है, आपको पता है शेयर फोर्स, तो ठीक है शेयर फोर्स का मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। फोर्स है तो न्यूटन हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेस न्यूटन पर एम एम स्क्वायर लिख दीजिए या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दीजिए या किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, तो इसका भी डायमेंशन होगा। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या आपका होता है कि चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल डिवाइड बाई एल, ये भी मीटर में ये भी मीटर में कट जाता है। तो यही आपका डायमेंशन लेस है, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं होती। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपने देख पढ़ा होगा 2 × 10⁵ इंटू न्यूटन पर एम स्क्वायर आपका होता है, तो ये आपका हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा, क्योंकि सी के पास कोई आपका डायमेंशन नहीं है, सी के पास आपका कोई आपका डायमेंशन नहीं रहने वाला।
अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू इलास्टिक लिमिट, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू यील्ड पॉइंट, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जैसे ही आप एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ते हो और इसके अंदर आप इस कर्व को देखते हो, ये आपका यहाँ तक होता है प्रोपोर्शनल लिमिट, उसके बाद यहाँ से आपका जाता है अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, फिर आपका ऐसे होते हुए ऐसे जाता है। तो ये आपका होता है इस कर्व पे स्ट्रेन, यहाँ पे आपका होता है स्ट्रेस, और आपने पढ़ा होगा यहाँ पे आपका होता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये आपका होता है इलास्टिक लिमिट, यहाँ पे आपका अपर यील्ड पॉइंट, यहाँ पे आपका होता है लोअर यील्ड पॉइंट, ये आपका होता है प्लास्टिक रीजन, यहाँ पे होता है आपका अल्टीमेट स्ट्रेन, यहाँ पे होता है आपका फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन क्या पूछा है, तो हुक्स लॉ, क्योंकि जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होती है यहीं तक हुक्स लॉ वैलिड करता है। हुक्स लॉ कहता है कि जो शियर स्ट्रेस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा, जितना आप फोर्स लगाओगे उसके अंदर उतना ही स्ट्रेन जनरेट होगा, और अब जब जैसे ही फोर्स को डालोगे वो इलास्टिसिटी होने के कारण अपने ओरिजिनल शेप को फिर से रिगेन कर लेगा। अब यहाँ पे जब सिग्मा प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटता है तो वहाँ पे आता है ई इंटू होता है एप्सिलॉन, तो सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन होता है आपका। तो हुक्स लॉ जो वैलिड करता है आपके, वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक ही वैलिड करता है। जो आपका स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है वो कहाँ तक वैलिड करता है, ये आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक ही वैलिड करता है, इलास्टिक लिमिट तक नहीं, ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक ही आपका वैलिड होता है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अभी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर एन आइसोट्रोपिक होमोजीनियस एंड इलास्टिक मटेरियल ओविंग हुक लॉ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट। ध्यान से पढ़िएगा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पूछा गया है, ना कि नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट। तो अगर आप आइसोट्रोपिक होमोजीनियस मटेरियल की बात करते हो तो आइसोट्रोपिक होमोजीनियस मटेरियल के लिए आपका होता क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट 2 होता है। ठीक है, और पर आपका टोटल इलास्टिक कांस्टेंट कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट आपका 2 होता है, पर आपका टोटल कितना होता है, आपका 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में कोई ऐसा मिल रहा है तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक का कुछ नहीं है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नॉन ऑफ दिस आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, अगर यहाँ पे इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे कि आयन आइसोट्रॉपिक, अगर आपका आइसोट्रॉपिक है तो आपने बता दिया कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट तो 2 होगा, और आपका 4 हो जाएगा क्या टोटल इलास्टिक कांस्टेंट। अगर आपका आयन आइसोट्रॉपिक मटेरियल होगा तो उस केस में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट कितना होता है, 21 होता है, और टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। अगर आपके पास आर्थोट्रोपिक मटेरियल है, आर्थोट्रोपिक मटेरियल में टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट 9 होता है, और नंबर ऑफ टोटल मतलब जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट 9 होता है, और 21 हो जाता है क्या आपका, सॉरी 21 नहीं 12 आपका हो जाता है, 12 आपका हो जाता है टोटल इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, ये किस केस में होता है, आपका आर्थोट्रोपिक मटेरियल केस में होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अगर आपके पास ना हो तो इसको जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बचता है, कभी पूछता है कि आइसोटोपिक के लिए, कभी एनाइसोट्रोपिक के लिए, कभी आर्थोट्रोपिक के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट क्या होगा, आइसोट्रोपिक के लिए 2 होगा, एनाइसोट्रोपिक के लिए 21 होगा, आर्थोट्रोपिक के लिए आपका कितना होगा, 9 होगा। अगर पूछे टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट पूछ ले तो आइसोट्रोपिक के लिए 4 होगा, और एनाइसोट्रोपिक के लिए इनफाइनाइट होगा, आर्थोट्रोपिक के लिए कितना होगा, 12 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए 1 मीटर लॉन्ग स्टील रॉड विथ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ 20 mm इंटू 20 mm इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स ऑफ 40 किलो न्यूटन। डिटरमाइन द इलोंगेशन ऑफ द रोड इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 गीगापास्कल। ये कुछ इस तरीके से आपका रॉड है। ठीक है, स्टील का रॉड है जिसकी लंबाई आपकी 1 मीटर है, और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन इसका अगर आप देखोगे तो क्रॉस सेक्शन आपका 20 इंटू 20 का है, और इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स कितना लग रहा है, 40 किलो न्यूटन का इसके ऊपर एक टेंसाइल फोर्स आपका लग रहा है। आपको बताना है कि इसकी वजह से कितना आपका इलोंगेशन होगा। ठीक है, और आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपका कितना है, 200 गीगा पास्कल है। तो भैया बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे करोगे, करना क्या है आपको, डिफ्लेक्शन डेल्टा इक्वल टू लगाना है पी एल डिवाइड बाई का ए बाई ई। तो यहाँ पे पी का मान कितना हो जाएगा, 40 इंटू 10 की पावर आपका 3 हो जाएगा। लंबाई में अगर आप लिखने जाओगे तो लंबाई में आपको क्या करोगे, 1000 कर दोगे, क्योंकि 1 मीटर है, 1000 क्योंकि आंसर एम में दिया हुआ है। डिवाइड बाई आप क्या करोगे मेरे भाई, डिवाइड बाई आप क्या करोगे, एरिया 20
गुणे के 20 कर दोगे और 200 गीगा पास्कल है। अब यहाँ यूनिट का खेल है, यूनिट देखना, यूनिट ध्यान से देखना। 200 गीगा पास्कल, 200 गीगा पास्कल आपको पता है कि गीगा पास्कल जो आपका होता है वो 10⁹ पास्कल के बराबर होता है। और पास्कल मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर इसको एम में चेंज करोगे तो ये आपका हो जाएगा 10⁻³ न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो हम यहाँ पे कर देते हैं 10⁻³। अब इसको सॉल्व आउट कर लो, आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व आउट करोगे 40 × 1000 जो किलोमीटर के साथ में आया, और 1000 आपका एक और एरिया आपका सेक्शन कितना हो जाएगा 20 × 20 इंटू 200 इंटू 10⁻³। ये से 10⁻³ से ये 10⁻³ कट जाएगा, ठीक है। और ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, 1 से ये कट गया। अब 2 दूना 4, इसको ऐसे काटो, 20 दूना 40 कर दो, 1 2 से 1 2 कट गया, बचेगा आपका पास 1/2। तो 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0.5 mm, 0.5 mm आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 0.5 mm। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे आ जाएगा 0.5 mm। आई होप समझ गए होगे। देखो कोई कोई क्वेश्चन आपको देखने में लगता है काफ़ी बड़ा और एग्ज़ाम आल जो छोड़ देते हो, पर आप देखो ये क्वेश्चन लग रहा था न्यूमेरिकल, पर ये आसानी से यहाँ पे कट पिट गया, आंसर आपका आ गया। तो अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा किए रहोगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। पॉइजन रेशियो ऑफ रबर लाई बिटवीन, तो पॉइजन रेशियो ऑफ रबर आपका होता है 0.45 से 0.5 के बीच में लाई करता है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगर हमसे पूछे कि कंक्रीट का कितना होता है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में कंक्रीट का पूछा जाता है, तो कंक्रीट का जो आपका होता है वो आपका होता है 0.1 से लेकर के 0.2 के बीच में होता है। एल्युमिनियम का पूछा जाता है तो एल्युमिनियम का आपका होता है 0.33 होता है। स्टील का कभी कभी पूछा जाता है, स्टील का होता है 0.25 से 0.33, आप 0.27 से 0.3 याद कर रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रबर के लिए 0.55 से 0.5 के बीच में होगा। द रिलेशन बिटवीन बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो इज 1/n। तो पॉइजन रेशियो को हम लोग म्यू इक्वल टू 1/m भी लिखते हैं, ठीक है। तो आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था कि इज इक्वल टू क्या होता है 3k1 - का 2 म्यू। अगर हम लोग यहाँ पे k इक्वल टू निकालें तो k इक्वल टू हो जाएगा e/3 1 - 2 म्यू, और म्यू जहाँ पे 1/m आपका हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे थोड़ा सा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि k इक्वल टू ई, जो आपका ये m/m हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो क्या m-2/m, और m चला जाएगा इसके साथ में, तो m ये इंटू ई ब्रैकेट में 3 × m-2। तो ऐसा कहाँ पे मैच कर रहा है, तो k इक्वल टू m इंटू ई डिवाइड बाई 3m-2। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका है जो कि आपका ये आंसर ला रहा है। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका शियर स्ट्रेस इज, आपका जो शियर स्ट्रेस है वो कैसा है, बेंडिंग होता है। शियर स्ट्रेस आपका बेंडिंग स्ट्रेस होता है, टेंजेंशियल होता है, नॉर्मल होता है, प्रूफ होता है। तो शियर स्ट्रेस आपका कैसा होता है, आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है, ठीक है। अब जो आपका यहाँ पे आप जो स्ट्रेस पढ़ते हो वो आप क्या क्या स्ट्रेस पढ़ते हो, जो आपकी स्ट्रेस होती है वो आपकी तो होती है एक नॉर्मल स्ट्रेस होती है। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब होता है कि कोई आपका जो सरफेस है उस सरफेस के परपेंडिकुलर जो आपका आएगा, ठीक है, वो नॉर्मल स्ट्रेस होता है। और एक होता है शियर स्ट्रेस। अब शियर स्ट्रेस जो आपका होता है वो जो आपका होता है वो सरफेस के अलोंग होता है। जैसे कि मान लीजिए ये अगर आपका, अगर हम इस सरफेस को देखें, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, तो ये जो आपका सरफेस है इस सरफेस के परपेंडिकुलर अगर हम लोग कहें तो सिग्मा एन इसे कहते हैं। तो सरफेस के परपेंडिकुलर सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, और इस सरफेस के एलोंग जो आपका सरफेस के एलोंग लग रहा है उसको हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, टाउ से नोट करते हैं। इसी प्रकार इस सरफेस पे देखोगे तो ये सिग्मा एन हो जाएगा, और यहाँ इसके एलोंग देखोगे तो क्या हो जाएगा, टाउ हो जाएगा। तो जो शियर स्ट्रेस होता है वो आपका टेंजेंशियल होता है, नॉर्मल जो होता है वो नहीं होता। बेंडिंग स्ट्रेस अलग होता है, प्रूफ स्ट्रेस अलग होता है, ठीक है। तो ये जो आप लोग सोम ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर जो आप स्ट्रेस के बारे में यहाँ पे पढ़ते हो सोम में,
तो वो हमारा जो स्ट्रेस होता है यही कुछ तरीके से होता है कि आपका एक नॉर्मल स्ट्रेस होता है, एक आपका होता है शियर स्ट्रेस। अच्छा, इस नॉर्मल स्ट्रेस के भी तरीके होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे पूरा अगर डिस्क्राइब करें कि जो आपका स्ट्रेस होता है, जो आपका स्ट्रेस आपका होता है, उस स्ट्रेस में आपका सबसे पहले एक आपका होता है नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस होता है, ठीक है। और एक आपका होता है इधर शियर स्ट्रेस, एक आपका होता है शियर स्ट्रेस। अब नॉर्मल स्ट्रेस के भी टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेस हम लोग पढ़ते हैं एक्सियल स्ट्रेस, एक्सियल स्ट्रेस पढ़ते हैं, एक्सियल स्ट्रेस के बारे में पढ़ते हैं। फिर आप एक बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में पढ़ते हो, बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में पढ़ते हो। फिर आप बियरिंग स्ट्रेस के बारे में पढ़ते हो, बियरिंग स्ट्रेस के बारे में पढ़ते हो। तो ये जो मेरा एक्सियल स्ट्रेस होता है, जैसे कि अगर आपका कोई, जैसे कि कोई आपके ये बॉडी है, ठीक है, तो इसके इसके सेंटर के, इसके सीजी के अलोंग होकर जाता है, मतलब ठीक है, इस सरफेस के क्या होता है, इसके सीजी के अलोंग होकर के जाता है आपका एक्सियल स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस में आपने देखा होगा कि जो भी आपका कोई, अगर आपका प्लेन है तो उस प्लेन वाले एक्स है ये आपका, ठीक है, तो इस पे लगता है, ठीक है, इस पे ये ऐसे लगता है, मूवमेंट लगाता है। तो क्या होता है कि इसके जो फाइबर होते हैं, तो एक तरफ तो ये कंप्रेशन में जाता है, दूसरी तरफ टेंशन में जाता है। मतलब अगर इधर ये कंप्रेस कर रहा होगा, ये आपका कैसे जा रहा होगा, टेंशन में जा रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से आपकी बेंडिंग स्ट्रेस बनती है। बियरिंग स्ट्रेस में क्या होती है? बियरिंग स्ट्रेस में होने के लिए जब दो चीज़ों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है, जैसे कि सपोज आपकी कोई बीम है ये, और इसी के ऊपर ला करके कोई दूसरा चीज़ प्लेस कर दिया गया, ठीक है, कोई दूसरा चीज़ ला करके इसके ऊपर प्लेस कर दिया गया। तो ये जितने एरिया के कांटेक्ट में रहेगा, जितने कांटेक्ट में ये रहेगा, तो आपका हो जाएगा बियरिंग स्ट्रेस। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे आपने कोई लिंटल डालते हो, ऐसे आपने लिंटल डाल दिया। अब इस लिंटल पे डालने के बाद आप कुछ इसको सपोर्ट देते हो, सपोर्ट देते हो नहीं देते हो? देते हो मेरे भाई। तो ये आपका क्या होता है, जितने में ये सपोर्ट लग रहा है, तो इसको क्या बियर ही तो कर रहा है। तो यहाँ पे जनरेट होती है आपकी क्या, बियरिंग स्ट्रेस जनरेट होती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो एक्सियल स्ट्रेस भी होता है, बेंडिंग स्ट्रेस भी होता है, और आपका बियरिंग स्ट्रेस भी होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे आपके शियर स्ट्रेस की, तो यहाँ पे आपका एक होता है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस होता है। एक आपका होता है इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस, इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस, ठीक है। अब डायरेक्ट मतलब जैसे आप पढ़े होंगे, डायरेक्ट मतलब कि अगर आप बॉडी के ऊपर डायरेक्ट संपर्क में आकर के लगा रहे हो स्ट्रेस। इनडायरेक्ट में क्या होगा कि यह आपका, जैसे मान लो ये कोई है, सॉफ्ट है, आपने यहाँ पे टॉर्जन जनरेट कर दिया। अब इस टॉर्जन जनरेट करने की वजह से इसके प्लेन में जो आपका हुआ स्ट्रेस, वो आपका होता है इनडायरेक्ट होता है। मतलब डायरेक्ट आपने लगाया टॉर्जन, बॉडी में क्या जनरेट हो रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। तो जैसे मतलब आप लगा रहे हो कोई और फोर्स, उसके रेस्पेक्ट में, उसी की वजह से आपका अगर शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, तो वो आपका इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस होगा। डायरेक्ट में क्या होता है, अगर की बॉडी एक प्लेन थी, आपने उस पर डायरेक्ट इसके प्लेन में फोर्स लगा दिया, वहाँ पर डायरेक्ट शियर स्ट्रेस जनरेट हो गई। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारी जो स्ट्रेसेस होती हैं वो कितने तरीके से होती हैं, ठीक है। तो ये हम लोग एक्सेल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में यही सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, क्वेश्चन ये आपका, क्वेश्चन नंबर आपका हाँ 11 था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सीखा काफ़ी चीज़ों को। क्वेश्चन आपका यही था, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12 आपका था, शेयर स्ट्रेस के बारे में आ गया। तो हमने बताया टेंजेंशियल होता है, ठीक है, टेंजेंशियल आपका रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू सडन अप्लाइड एक्सियल लोड टू स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड एक्सियल लोड। तो जब आप ग्रेजुअली अप्लाइड लोड करते हो, तो उस केस में जो आपका डिफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से बनता है, और जब आप डायरेक्ट सडन अप्लाई लोड करते हो तो आपका कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे, ये आपका ट्रायंगल फॉर्म जनरेट होता है। तो हम ये आपको बताने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे कि रेशियो ऑफ स्ट्रेस जो इंड्यूस होता है, तो यहाँ पे जो आपका होता है वो सिग्मा जो आपका आता है, वो आपका आता है 2p/a आता है, और यहाँ पे जो स्ट्रेस आता है वो आपका p/a आता है, ठीक है। तो कह रहा रेशियो ऑफ स्ट्रेस इंटू सडन अप्लाइड लोड,
सडन अप्लाइड लोड, सडन अप्लाइड एक्सियल लोड टू स्ट्रेस इंड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, एक्सियल लोड। सडन, तो आपका जो सडन होता है, सडन में आपका कितना आता है 2p/P ग्रेजुअली में आपका सिग्मा p/A आता है। तो यहाँ पे थोड़ा ये फिगर जो है, ये फिगर जो आपकी बनी हुई है, ये आपका फिगर है सडन का, और ये आपका ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का। तो सडन में कितना आता है सिग्मा 2p/A आता है, ये आपका p/A आता है। तो आप स्ट्रेस निकाल लीजिए, सडन पूछा है ना, सडन का हो जाएगा 2p/A इंटू p/A, तो 2p/A तो हो जाएगा A/P। तो ये से A कैंसिल, P से P कैंसिल, बचेगा क्या 2 बचेगा। तो 13 का आपका हो जाएगा A ऑप्शन, आपका 13 का आप कितना हो जाएगा A ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके पीछे का रीज़न होता है, क्योंकि आपका जो सडन अप्लाइड लोड होता है उसकी वजह से 2p/A जनरेट होता है और ग्रेजुअली में p/A जनरेट होता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो आपका रेशियो होता है, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी द रेशियो ऑफ, वो आपका शियर स्ट्रेन और आपका शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, जैसे आप ई पढ़ते हो तो ई आप पढ़ते हो कि सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन होता है, और जी आपका पढ़ते हो तो शियर स्ट्रेस क्यू डिवाइड बाई फाई आपका होता है। ऐसे आप के पढ़ते हो तो पी अपान ए भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपान वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। ऐसे जो शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपकी होती है वो आपका शेयर स्ट्रेस टू शेयरिंग स्ट्रेन आपका होता है। फॉर ए मटेरियल हैविंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ए एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यहाँ पे एन से डिनोट किए हैं, इट सेन ए इक्वल टू 2n, द बल्क मॉडुलस आपके इक्वल टू क्या होगा। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, ई इक्वल टू 2g1 + के म्यू, यहाँ पे g आपका उसको n से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो अगर ई इक्वल टू 2g आपका हो जाएगा, इधर आपका 2g हो गया, तो 1 + म्यू आपका हो जाएगा, तो ये से आपका कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 - 1, तो म्यू इक्वल टू आपका 0 हो गया। अब इस म्यू इक्वल टू 0 के लिए आपको निकालना है ई और के में रिलेशन। तो आपने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा था कि ई इक्वल टू क्या होता है 3k 1 - 2 इंटू म्यू, और म्यू इक्वल टू यहाँ पे 0 आपका है, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3k, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा E/3 हो जाएगा, तो के इक्वल टू E/3, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। तो ऐसे ही संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो इन क्वेश्चनों को ज़रा ध्यान से करोगे तो आपकी गलती होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। अगला बढ़ते हैं, द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शन थ्रू आउट इट डिजाइन लाइफ विदाउट अंडरगोइंग कंसिडरेबल डिटेरियोरेशन इज टर्म्ड एज, ये डिफिनेशन जो दी गई वो आपके ड्यूरेबिलिटी कंडीशन को दी गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो ऑफ कंक्रीट अप्रॉक्सीमेटली लाई इन द रेंज, मैंने आपको बताया था कंक्रीट का पूछता है तो 0.1 से लेकर के 0.2 के बीच में होता है, तो 0.1 से 0.2 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपका एल्यूमिनियम का पूछेगा तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अब यहाँ पे सारी डेफिनेशन के बारे में है कि डक्टिलिटी आपकी क्या होती है, मटेरियल कैन बी विथस्टैंड हैवी शॉक, तो हैवी शॉक को हम लोग टफनेस कहते हैं। मटेरियल कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, उसको मैलेबिलिटी कहते हैं। मटेरियल कैन बी डन आउट इनटू वायर विदाउट नेकिंग डाउन, अगर वायर में इसको डाउन किया जाए उसको डक्टिलिटी कहते हैं। मटेरियल फेल सडनली विदाउट वार्निंग, उसको ब्रिटलनेस कहते हैं। तो ए का 3 यहाँ भी है, ए का 3 यहाँ भी, ए का 3 यहाँ, यहाँ नहीं, इसको काट दो। बी का 4, बी का 4 यहाँ भी है, बी का 4 यहाँ है, बी का 4 यहाँ, ये यहाँ नहीं, इसको काट दो। और सी का 1 यहाँ है, सी का 1 यहाँ है, तो ए आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट इन स्टील फ्रॉम 0.2 to 0.9। तो एक बात ध्यान रखना, अगर आपका कार्बन कंटेंट की मात्रा बढ़ती है, तो कार्बन कंटेंट अगर बढ़ेगा तो आपकी जो डक्टिलिटी होती है वो घट जाती है, और आपकी जो डक्टिलिटी होती है वो आपकी घट जाती है, यील्ड स्ट्रेस भी आपकी घट जाती है। तो यहाँ पे देखो, इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट इन स्टील डिक्रीज द यील्ड स्ट्रेस एंड डज नॉट अफेक्ट डक्टिलिटी, भाई डक्टिलिटी इफेक्ट तो डालता है, तो नहीं हो सकता। इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट इन स्टील डिक्रीज द यील्ड स्ट्रेस एंड इंक्रीज द डक्टिलिटी, इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट इन स्टील इंक्रीज द यील्ड स्ट्रेस रिड्यूस द डक्टिलिटी, इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट इन स्टील डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द यील्ड स्ट्रेस, गलत बात है। तो अगर इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट इन स्टील इंक्रीज द यील्ड स्ट्रेस आपका बढ़ जाएगा एंड रिड्यूस द डक्टिलिटी, आपकी डक्टिलिटी आपकी घट जाएगी, तो सी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अच्छा, इनकी द यील्ड से मतलब समझ रहे हो, ये आपका जैसे मान लो जी आपने Fe 250 के लिए आपने कर्व देखा होगा, तो Fe 250 कर्व आपका ये जाता है, ठीक है, यहाँ से आपका यील्ड होकर के ये इस तरीके से बन जाता है।
पर आप Fe 415 के लिए देखोगे तो ये बन जाता है, Fe 500 के लिए ये बन जाता है। तो इसकी यील्ड स्ट्रेस देखो यहाँ पे बढ़ रही है और आपका जो डक्टिलिटी है वो घट रही है, क्योंकि डक्टिलिटी घटने की वजह से ही ये यहीं पे आपका जो है फ्रैक्चर पॉइंट आ जा रहा है। और माइलस्टोन में इतना जाकर आपका इलोंगेशन होता है, यहाँ पे आपका इतना इलोंगेशन हो रहा है, यहाँ पे आपका इतना इलोंगेशन हो रहा है। ये आपका 250 के लिए, आपके 415 के लिए, आपका 500 के लिए होता है। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व आपका होता है ये। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हुआ है। अब इससे 4 फार्मूले यहाँ पे है, फिर एक फार्मूला बन गया। मैंने आपको बताया था E क्या होता है 2G1 प्लस का म्यू होता है। E क्या होता है 3K1 माइनस के 2 म्यू होता है। E क्या होता है 9KG डिवाइड बाई 3K प्लस के G होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। और एक होता है म्यू 3K माइनस 2G/6K प्लस 2G। तो सारे फार्मूले आपको ध्यान रखना है। विथिन द इलास्टिक लिमिट ऑफ मटेरियल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो आपका होता है वो आपका स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेस टू स्ट्रेन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 2021, हाँ 2020-21 में पेपर आया था। उसके बाद 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें एक्सियल स्ट्रेस और स्ट्रेन से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो यही सारे क्वेश्चन थे। अभी कुछ क्वेश्चन और बीच में है, जैसे कि हमने किया था 2000, हाँ इतना, हाँ 2017 से लेकर 2023 तक जितने क्वेश्चन थे मैंने आज को यहाँ पे कराया, क्योंकि एक्सियल स्ट्रेस में कोई क्वेश्चन नहीं आया था। बस एक बार मुझे 2022 वाला पेपर देखना पड़ेगा कि उसमें क्वेश्चन आया था नहीं आया था। ये जो आप 2020 का देख रहे हो ये आपका 23 मार्च 2021 को पेपर हुआ था। ये जो क्वेश्चन आया हुआ था 23 मार्च 2021 को जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था 23 मार्च 2021 के अंदर। तो 22 में पेपर हुआ था, तो 22 वाला पेपर मैंने अभी नहीं देखा है, पर 2023 के अंदर कोई एक भी क्वेश्चन एक्सियल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से नहीं आया था। तो अब हम क्वेश्चन जो करेंगे प्रीवियस जो इसी में से कोई क्वेश्चन इधर आए होंगे उसको कर लेंगे, बाकी हम लोग ESE उठा करके अब लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आज का सेशन था। अभी हो आपको आज पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर ऐसी चीज़ें हम लोग सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।